आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। छतरी पर टिपटिपाती बारिश की बूंदें प्रणब यानी मेरे मन को हर पल बेचैन कर रही थी, क्योंकि आज मुझे ऑफिस से निकलने में काफ़ी रात हो गई थी। ऊपर से इस बारिश ने जीना हराम कर रखा था और यकीनन मुझे अब कोई बस नहीं मिलेगी। मगर फिर भी मैं बस स्टॉप इस आस में जा रहा था कि भगवान की दया से अगर कोई बस लेट चल रही होगी तो मिल सकती है। यही सोच के मैं चले जा रहा था। रास्ते पर मेरे अलावा दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, बस खामोशी और सन्नाटा। कुछ देर चलने के बाद मैं बस स्टॉप पर पहुंचा, लेकिन वहां पर भी खामोशी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। खैर, बस स्टॉप में लगी बेंच पर मैंने अपना गीला छाता रखा और खुद भी बैठ गया। अभी मुझे वहां बैठे हुए 10-15 मिनट बीते ही थे कि तभी मेरा ध्यान एक चीज़ पर गया। वैसे तो आम तौर पर रात होने के बावजूद भी ये रास्ता लोगों से भरा हुआ ही रहता है, तो फिर आज खाली क्यों है? हो सकता है बारिश की वजह से ऐसा हो। यही सोचकर मैंने उतना दिमाग नहीं लगाया। बेंच पर बैठे बैठे ही मैं आसमान में देखने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा तो मेरे ऑफिस का दोस्त मयंक था। मैंने चौंकते हुए मयंक से कहा, मयंक, तू कहाँ था? तू इतने दिनों से, और तेरा फ़ोन कहाँ है? तेरा इतनी बार तुझे फ़ोन किया लेकिन तू फ़ोन ही नहीं लग रहा था तेरा। सब ठीक तो है ना? मेरे इतने सारे सवालों का जवाब मयंक ने सिर्फ ये कहकर दिया, ठीक हूँ। इस पर मैं बोला, क्या ठीक हूँ? तेरे चेहरे से तो लग नहीं रहा। बैठ, बता क्या बात है। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी की हॉर्न सुनाई दी। जब मैंने उस आवाज़ की ओर मुड़कर देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि एक तेज रफ्तार बस हमारी ओर ही चली आ रही थी। तभी मयंक बोला, बस में चल, सब बताता हूँ। मयंक के इतना बोलते ही बस रुकी और हम दोनों बस में चढ़ने लगे। मेरे और मयंक के अलावा बस में तीसरा कोई पैसेंजर नहीं था। खैर, मैं और मयंक एक ही सीट पर बैठ गए। साथ ही साथ मैंने कहा, बोल क्या हुआ? इस पर मयंक ने बताना शुरू किया। बात कुछ दिन पहले की है। उस दिन मैं तेरी ही तरह ऑफिस से लेट निकला था। चलते चलते मैं बस स्टॉप पर पहुंचा। हालांकि बस मिलने की उम्मीद ना के बराबर थी, मगर फिर भी मैं बस स्टॉप पर जाकर बैठ गया। रात बहुत हो चुकी थी और रास्ते पर कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी जिससे मैं लिफ्ट मांग सकूं। तभी मुझे एक हॉर्न मारती हुई एक बस आती दिखी। उस बस को देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई, मगर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, लिहाजा मैं उस बस में चढ़ गया। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि मेरे अलावा बस में और कोई पैसेंजर नहीं था। खैर, मैं एक सीट पर जाकर बैठ गया। बस काफ़ी रफ्तार में रास्ते पर दौड़े जा रही थी, लेकिन अजीब बात तो ये थी, पूरा का पूरा रास्ता खाली होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों ड्राइवर बार बार हॉर्न मारे जा रहा था और बस को भी बहुत तेज़ी से चला रहा था। अभी मैं सीट पर बैठे बैठे हॉर्न की आवाज़ को बर्दाश्त कर ही रहा था। तभी मुझे ये एहसास हुआ कि इतनी तेज बस चलने के बावजूद भी बस के भीतर ज़रा भी हवा नहीं आ रही, जबकि बस की सारी खिड़कियां खुली हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऊपर से इन सारी परेशानियों के बीच बस का ड्राइवर हॉर्न बजा बजाकर बार बार सिर दर्द दे रहा था, जिसका जिक्र करते हुए मैंने कंडक्टर से कहा भी, ओ भाई, ड्राइवर को बोलो ना बार बार हॉर्न नहीं बजाए। लेकिन इस पर कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया।
कंडक्टर किसी भूत की तरह चुपचाप दरवाजे पर ही खड़ा रहा। मैंने 1-2 बार और कंडक्टर को आवाज़ लगाया, मगर मेरी बात सुनकर भी उसने अनसुनी कर दी। फिर मैंने भी कुछ नहीं बोला और आंख बंद करके सीट पर ही पड़ा रहा। मगर उस वक्त मेरा शरीर इतना थका हुआ था कि मुझे सच में नींद आ गई। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया, क्योंकि बस उसी बस स्टॉप को पार कर रही थी जहां से मैं बस में बैठा था। मैं कंडक्टर पर चिल्लाने के लिए अभी मुड़ा ही था, तभी मैंने देखा कि थोड़ी देर पहले तक जो बस बिल्कुल खाली जा रही थी वो अब लोगों से खचाखच भरी पड़ी है। वो सभी पैसेंजर एकटक मुझे ही देखे जा रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, मगर इसी बीच जब मैंने उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनका शरीर पानी से चपचप गीला था। पर कैसे? क्योंकि उस वक्त जरा भी बारिश नहीं हो रही थी और बस में भीगने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। उन सभी लोगों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उनके आंखों की जगह लाल रंग की बत्तियां चमक रही हो। अभी मैं उन लोगों को देख ही रहा था कि तभी अचानक से बस को एक झटका लगा और बस पुल से नीचे पानी में जा गिरी। मयंक की सारी बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगा और बोला, वाह क्या कहानी है, क्या अच्छा है, मगर फिर तू बचा कैसे? इस पर मयंक बोला, बचा नहीं, मर गया। मयंक की ये बात सुनकर मुझे और हंसी आ गई। अच्छा, अब तो तू आत्मा बन गया होगा। एक काम करना, मुझे भी उस बस में ले चल, मैं भी मिल लूँगा तेरे उन भूतों से। इस पर मयंक कुछ पलों के लिए चुप रहा, मगर फिर गंभीर सी आवाज में उसने जो कहा वो मेरे होश उड़ा गया। जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू उसी बस में बैठा हुआ है। उसके इतना बोलते ही मैंने घूमकर पीछे देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि बस में अपने आप ही ढेर सारे पैसेंजर आ गए थे और जैसा मयंक ने बताया था ठीक वैसे ही उन सभी के कपड़े पानी टपक रहा था और तो और उन सभी की आंखें भी लाल थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि हॉर्न मारती बस काफ़ी स्पीड में चल रही है, मगर बस के अंदर ज़रा भी हवा नहीं आ रही। मैं झट से मयंक की ओर पलटा तो उसकी आंखें भी लाल और शरीर पानी में चपचप भींगा हुआ था। ये सब देखने के बाद मुझे अब डर लगने लगा था। मैं सीट पर से उठकर भागना चाह रहा था, लेकिन बस का दरवाज़ा बंद और दरवाजे पर ही कंडक्टर खड़ा था। डर से थरथर काँप रहा मैं किसी जिंदा लाश की तरह उसी सीट पर बैठा रहा। मयंक अपनी लाल आंखों से मुझे बार बार घूरे जा रहा था और मैं उससे आंख ना मिलाने की नाकाम कोशिश में था। तभी मैंने देखा कि बस का कंडक्टर चलते हुए मेरी ओर आ रहा है। फिर कंडक्टर मेरे पास आकर रुका और मुझे भाड़ा देने का इशारा किया। डरते डरते मैंने अपने शर्ट के ऊपरी जेब से भाड़ा निकाला और उस कंडक्टर को भाड़ा देते वक्त जब मेरा हाथ उसके हाथ में सटा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने किसी बर्फ़ की सिल्ली को छुआ हो। मैं ठिठक कर पीछे हट गया, क्योंकि किसी जिंदा इंसान का शरीर इतना ठंडा नहीं हो सकता। मेरे से भाड़ा लेकर कंडक्टर फिर से बस के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। सब कुछ मेरी समझ से परे था, लेकिन मैं इतना जानता था कि अगर मैं इस बस में ज़्यादा देर रुका तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा और मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मगर क्या, ये सूझ नहीं रहा था। कुछ देर बाद मैं बहुत हिम्मत जुटाकर अपनी सीट पर से उठा और ड्राइवर को बस रोकने के लिए बोलने ही वाला था
तभी मैंने देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई ड्राइवर नहीं है। इसका मतलब बस अपने आप ही चले जा रही थी। मैंने ये मान लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, मगर तभी बगल में बैठे मयंक ने मेरा एक हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर बस के दरवाजे की ओर ले जाने लगा। मैं जानता था कि मयंक मेरे साथ क्या करने वाला है, मगर मैं हार मान चुका था और खुद को छुड़ाने की कोशिश तक नहीं कर रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो शायद सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा। बस रुकी और दरवाज़ा खुला, जिसके साथ ही मयंक ने मुझे खींचकर बस से बाहर फेंक दिया। मैंने आसपास देखा तो बस किसी पुल पर चढ़ने वाली थी। मेरे बस से उतरते ही वो बस पुल पर चढ़ गई और थोड़ी दूर जाकर ही पुल की रेलिंग को तोड़ती हुई पानी में जा गिरी। मगर अजीब बात तो ये थी कि इतना बड़ा बस पानी में गिरने के बावजूद भी जरा भी आवाज़ नहीं आई। खैर मैं वहाँ से भागा और जैसे तैसे अपने घर पहुँचा। फिर बाद में कहीं से पता चला कि सच में एक बार एक बस पुल से नीचे गिर गई थी और उसमें सवार सारे लोग मारे गए थे। बहुत से लोगों का कहना है कि आज भी वो बस हर रात चलती है, मगर उस रात मयंक ने मुझे बस से क्यों उतार दिया था? क्या इसलिए क्योंकि मैं उसका काफ़ी अच्छा दोस्त था या कुछ और? खैर फिर मयंक मुझे कभी नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। घटना उस समय की है जब मैं अपने गांव में डाकिये का काम किया करता था। आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन का जितना महत्व है उतना ही महत्व उस समय डाकिये का हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो हमारे गांव में फ़ोन हुआ करता था और ना ही बिजली। उस वक्त लोग डाकिये को काफ़ी इज्जत दिया करते थे। साथ ही साथ डाकिये का भी उस समय काफ़ी काम हुआ करता था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि उस समय हमारे गांव के डाक ऑफिस में 2 डाकिया हुआ करते थे, एक मैं और एक भरत। मगर भरत की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, जिस कारण डाक ऑफिस का पूरा भार मेरे सर पर आ गया था। डाक ऑफिस में काफ़ी सारी चिट्ठियां जमा होने लगी, जिस वजह से मैं काफ़ी देर तक घर जा जाकर चिट्ठी पहुंचाने लगा। हालांकि उस समय गांव के लोग जल्दी सो जाया करते थे, मगर 2 लोगों का काम अकेले ख़त्म करने के बाद ही मैं डाक ऑफिस बंद करता था। उस समय मुझे डर वर नहीं लगता था, मगर मुझे कहाँ पता था कि इस घटना के बाद मैं इतना डर जाऊंगा कि मुझे इस डाकिये का काम ही छोड़ना पड़ेगा। खैर एक दिन सुबह से ही काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने काफ़ी सारी चिट्ठियाँ घरों में पहुँचा दी और बाकी बचे चिट्ठियों को देखा तो उनका पता दूसरे गांव का था, मगर उन्हें आज के आज ही पहुँचाना ज़रूरी था। जिसके बाद मैंने घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था दोपहर के 3:30 बजे का। लिहाजा मैं सारे चिट्ठियों को लेकर दूसरे गांव की तरफ चलता बना। हमारे गांव से सामपुर गांव पैदल चलकर जाने में करीब 1 घंटे का वक्त लगता था, तो अभी मुझे काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने अपने मन ही मन में कहा, क्यों ना रामू की दुकान पर चाय पीकर आगे चला जाए। इतना बोलते ही मैं रामू की दुकान पर चाय पीने चला गया। अभी मैं चाय पी ही रहा था कि तभी रामू ने कहा, क्या डाकिया साहब, आज किधर जा रहे हैं? इस पर मैंने कहा, वो मैं आज सामपुर गांव जा रहा हूं। तो सामपुर गांव का नाम सुनते ही रामू एकदम से चुप हो गया और फिर अचानक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, डाकिया साहब, वापस लौटते लौटते तो काफ़ी रात हो जाएगी, तो ज़रा संभल कर आइएगा, क्योंकि सामपुर गांव का रास्ता ठीक नहीं है। जिस पर मैंने रामू से कहा, यह क्या बोल रहा है तू? तुझे पता है ना मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इतना बोलने के बाद
मैंने जल्दी से अपना चाय पिया और प्याला फेंकते हुए शामपुर गांव की तरफ चलता बना। खैर करीब 1 घंटा पैदल चलने के बाद तकरीबन शाम के 5 बजे मैं शामपुर गांव पहुंचा और फटाफट से चिट्ठियों को उनके पते पर पहुंचाने लगा। सारी चिट्ठी पहुंचाते पहुंचाते कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। फिर जब मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। उस समय रात के 8 बजना यानी काफी रात, जिस कारण सारा रास्ता वीरान सा हो गया था। खैर मैं वहां और समय जाया ना करके अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मुझे अपना शरीर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अमूमन मैं रात को हर वक्त अपने साथ एक टॉर्च रखता हूँ, लेकिन आज मैं अपना टॉर्च डाक ऑफिस में छोड़कर आया था, जिस कारण मैं चांद की धुंधली रोशनी के सहारे ही आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते पर सन्नाटा इतना छाया हुआ था कि दूर कहीं से ट्रेन की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। एक तो काफी रात, ऊपर से इतना सुनसान रास्ते को देखकर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अगर कोई सवारी मिल जाए तो मैं उसी के सहारे गांव चला जाऊंगा, वैसे भी काफी थक चुका हूं। इतना बोलकर मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नजर रास्ते के आगे किनारे पर खड़े एक आदमी पर गई, जो कि एक रिक्शे के पास खड़ा था। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि ये एक रिक्शा वाला है। साथ ही साथ उस रिक्शे वाले को देखकर मुझे काफ़ी खुशी महसूस हुई कि अब मुझे पैदल चलना नहीं पड़ेगा। मगर तभी मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि ये रिक्शा वाला इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहा है। इतनी रात गए तो इसे कोई सवारी भी नहीं मिलती होगी। खैर मुझे उससे क्या, मुझे तो घर जाने से मतलब था। तो मैं चलकर उस रिक्शे वाले के पास गया तो मुझे अपने पास आता देख उस रिक्शे वाले ने कहा, कहाँ जाना है बाबू साहब, आइए मैं छोड़ देता हूँ। इस पर मैंने जवाब दिया, वो मुझे कालपुर गांव जाना है। जिस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, हाँ हाँ बैठिए मैं ले चलता हूँ। जिसके बाद मैं उस रिक्शा वाले की रिक्शा में चढ़कर बैठ गया और मेरे बैठते ही रिक्शा वाले ने रिक्शा को आगे बढ़ा लिया और हम अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते के दोनों तरफ घने जंगल होने के कारण जंगलों से तरह तरह की जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। मैं भूत प्रेत से तो नहीं डरता था, मगर जंगली जानवरों से डरता था। खैर अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस रिक्शा वाले ने कहा, बाबू साहब आप शामपुर गांव चिट्ठी बांटने गए थे, तो आपने मदन लाल को चिट्ठी क्यों नहीं दिया? जिस पर मैंने जवाब दिया, हाँ मदन लाल के नाम से तो एक चिट्ठी आई है, मगर मैं जब उसके घर देने गया तो उसके घर पर कोई भी नहीं था। फिर जब मैंने आसपास से पूछा तो लोगों ने बताया कि मदन लाल की मौत कुछ दिन पहले ही हो गई है और वो अपने घर पर अकेला रहता था, जिस कारण ना तो कोई चिट्ठी लेने वाला था और ना ही मैंने दिया। लेकिन आपको कैसे पता चला? इस पर वो रिक्शा वाला कोई जवाब ना देकर हंसने लगा। तो मैंने उससे दोबारा कुछ नहीं पूछा। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी ना जाने क्यों मुझे काफ़ी तेज नींद आने लगी, वो भी इतनी कि मैं अपने पलकों को खोलकर रख तलक नहीं पा रहा था। अचानक नींद मुझ पर इस कदर हावी हो गया कि मैं रिक्शे पर बैठे बैठे ही सो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो आगे का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि रिक्शा बहुत तेजी से चल रही थी और रिक्शा चलाने वाला कोई नहीं था। मतलब कि रिक्शा अपने आप ही चल रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? और तो और वो रिक्शा वाला गया तो गया कहाँ? अभी मैं ये सोचकर काफ़ी हैरान हो ही रहा था कि तभी मुझे आवाज़ आई, बाबू साहब मैं वही मदन लाल हूँ।
उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और मैंने जब अपनी निगाहें उस आवाज की ओर घुमाई तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि वो रिक्शा वाला हवा में उड़ते हुए मेरे साथ चल रहा था, मगर अब उसका पूरा चेहरा कुचला हुआ नजर आ रहा था और उसकी आंखें बाहर लटक रही थीं। अभी मैं उसे देखकर कांप ही रहा था कि तभी अचानक काफी रफ्तार से चल रही रिक्शा एकदम से रुक गई और मेरे सामने वो रिक्शा वाला यानी कि मदन लाल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। डर इस तरह से मेरे ऊपर हावी हो चुका था कि मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे कि तभी मदन लाल की आत्मा ने कहा, आज से 6 दिन पहले मैं रात के वक्त इसी रास्ते पर रिक्शा चला रहा था, तभी अचानक एक पेड़ मेरे ऊपर आ गिरा, जिस कारण मौका वारदात पर ही मेरी मौत हो गई। मगर ये खबर मेरे घर वाले नहीं जानते, क्योंकि मेरे घर वाले यहाँ से काफ़ी दूर दूसरे गांव में रहते हैं। और आप मेरे घर वालों के पास जाकर मेरी मौत की खबर बता देना, क्योंकि जब तक मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मेरी आत्मा यहीं पर भटकती रहेगी। इतना बोलकर मदन लाल की आत्मा हवा में धुआं हो गई और मैं सीधे अपने घर चला आया और दूसरे दिन मदन लाल के घर वालों के पास जाकर पूरी बात बता दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।